दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात भगत सिंह की आइडिया ऑफ इंडिया की। नवंबर 1924 में भगत सिंह ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक है यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुता। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी। इस लेख में भगत सिंह लिखते हैं, विश्व बंधुता से मेरा मतलब है बराबरी, यानी दुनिया भर में एक ऐसा समाज का निर्माण करना जो बराबरी के सिद्धांत पे टिका हो, जहाँ सभी लोग एक हों, जहाँ अस वर्सेस अदर का कोई कंसेप्ट ना हो। भगत सिंह लिखते हैं कि यदि हम ऐसा समाज बना पाए तो यकीनन वह समाज खुशहाल होगा और तरक्की की पराकाष्ठा हासिल कर सकेगा। यदि हम ऐसा समाज बना पाए तो किसी को भी रोटी के लिए रोना नहीं पड़ेगा। ऐसे समाज में बिना दंड संहिता के ही हम शांति बहाल कर सकते हैं। भगत सिंह इसी लेख में आगे लिखते हैं कि हम बराबरी का समाज तब तक स्थापित नहीं कर सकते जब तक काले गोरे, सभ्य असभ्य, अमीर गरीब, शासक शोषित, छूत अछूत जैसे शब्द हमारे समाज का हिस्सा हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुता की ख्याल को धरातल पर उतारने के लिए यह जरूरी है कि कमजोर लोगों को सशक्त बनाया जाए, अशिक्षित लोगों को शिक्षा दिया जाए, निराशावादी लोगों को आशा दिया जाए, भूखे लोगों को भोजन, बेघर को घर और अंधी आस्था में जकड़े हुए लोगों को सोचने की आज़ादी प्रदान कराया जाए। लेकिन इन सब को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें भारत को आज़ाद कराना होगा, क्योंकि एक गुलाम मुल्क कभी भी बराबरी का समाज स्थापित नहीं कर सकता। भगत सिंह लिखते हैं, यदि हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड की ख्याल को स्थापित करना है तो हमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी ताकि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इन सब बातों का जिक्र भगत सिंह 1924 के भारत में कर रहे हैं जो अंग्रेजों के अधीन था। 100 साल हो गए इस लेख को लिखे हुए, लेकिन भारत विश्व बंधुता की इस ख्याल को धरातल पर उतारने में कितना कामयाब हो पाया है। भगत सिंह बराबरी की बात करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर कार्रवाई के दौरान जूता उछाला गया क्योंकि वो दलित तबके से आते थे। कोर्ट के बाहर भी उनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां की गईं। सोशल मीडिया पर जाति सूचक मीम्स और गालियों का इस्तेमाल भी किया गया। इस देश में प्रवचन देने वाले बाबाओं ने भी अनाप शनाप बातें कहीं। इसके उलट जिसने जूता उछाला उसके समर्थन में सैकड़ों लोग उतर आए। भगत सिंह ने ऐसी भारत की कल्पना तो कतई नहीं की होगी। जब एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो सकती है तो कल्पना कीजिए कि आम जन की स्थिति कैसी होगी। साल 2024 में द हिंदू ने एक खबर छापी जिसके मुताबिक सिर्फ साल 2022 में ही दलितों के विरुद्ध हुए अत्याचार के 51,656 मामले दर्ज किए गए और शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर हुए अत्याचार में 9,735 मामले। ये वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं। आज भी आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि दलित को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा गया। आज भी हमारा देश इस मानसिकता से ग्रसित है कि कथा बाचने का हक सिर्फ ब्राह्मणों का है। इटावा में एक कथावाचक से इसलिए दरिंदगी की जाती है क्योंकि वो जादव था। हम जात और धर्म के जंजीरों में इतना जकड़े हुए हैं कि इस देश के युवा वर्ग के पास इतनी आज़ादी नहीं कि वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ पार्टनर चुन सकें। ऑनर किलिंग आज भी भारतीय समाज की सच्चाई है। हाल ही में महाराष्ट्र से एक खबर आई जो विचलित करने वाली थी। एक प्रेमिका को अपनी प्रेमी की लाश से शादी करनी पड़ी क्योंकि प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को इसलिए मौत की घाट उतार दिया क्योंकि वह एक दलित था।
एनसीआरबी की आंकड़ा कहती है कि साल 2019, 20 और 2021 में ऑनर किलिंग के 80 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं, संख्या और अधिक हो सकती है। भगत सिंह ने तो एक सशक्त समाज की कल्पना की थी जहां बराबरी के गुण गाए जाएं, लेकिन आज हमारा समाज कहां खड़ा है। भगत सिंह का यह मानना था कि जब तक हम भूखमरी और अंधी आस्था को खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम विश्व बंधुता की स्थिति को धरातल पर नहीं उतार सकते। भारत 2024 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में से 105वें स्थान पर रहा। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सीरियस कैटेगरी वाले देशों में शामिल है। भारत में अंधी आस्था की दौड़ ऐसी कि आज भी लगभग सभी तबके के लोग डॉक्टर से ज़्यादा बाबाओं पर यकीन करते हैं और अंततः वे ठगे जाते हैं। जिन बाबाओं पे वो भरोसा करते हैं वो कुख्यात अपराधी निकलकर सामने आते हैं। राम रहीम और आसाराम बापू इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जातिगत भेदभाव भगत सिंह के भारत में भी व्याप्त था और आज भी यह एक सच्चाई है। भगत सिंह अपनी एक लेख द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी में लिखते हैं, यह कितना शर्मनाक है कि हम एक कुत्ते को अपनी गोद में बिठा सकते हैं, वह हमारे किचन में आसानी से घूम सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हें छूता है तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस लेख की शुरुआत में भगत सिंह लिखते हैं कि हम भारतीय जो ईश्वर और ईश्वरत्व के बारे में डींगे हाँकते नहीं थकते, वह आज भी इस मसला पर चर्चा करते हैं कि क्या दलित को जनेऊ पहनने का अधिकार है, क्या उनको शास्त्र पढ़ने दिया जाना चाहिए। भगत सिंह आगे इसी लेख में धर्मांतरण के मुद्दे पर लिखते हैं, यदि तुम हिंदू तथा कथित अछूत जाति के लोगों के साथ जानवर से बदतर व्यवहार करोगे तो वे हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को गले लगाएंगे ही जहां उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगी। गुलाम भारत में छुआछूत की जड़ें इतनी मजबूत थी कि पंडित मदन मोहन मालवीय भी इससे नहीं निकल सके। मदन मोहन मालवीय का जिक्र करते हुए भगत सिंह लिखते हैं, मदन मोहन मालवीय झाड़ू पोछा करने वाले लोगों के हाथों से सम्मान में दिए गए माला लेने के बाद अपने कपड़े और अपने बदन को पानी से धोकर शुद्ध करते हैं। छुआछूत की इस मसला से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर भी भगत सिंह अपनी राय व्यक्त करते हैं। वह लिखते हैं कि हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि सभी व्यक्ति एक समान है, फिर चाहे वह किसी भी जात में पैदा हुआ हो और कुछ भी काम करता हो। हम अक्सर यह कहते हैं कि वे लोग गंदे दिखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे गरीब हैं। तुम उनकी गरीबी को दूर करो, उनकी गंदगी खुद दूर हो जाएगी। भगत सिंह लिखते हैं कि यदि इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो तथाकथित अछूत जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को खुद संगठित होना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, उठना होगा और इस व्यवस्था को चुनौती देनी होगी। भगत सिंह अनटचेबल कम्युनिटी को संबोधित करते हुए लिखते हैं, तुम और सिर्फ तुम ही राष्ट्र के आधार स्तंभ और उसकी मूल शक्ति हो। जागो हे सोए हुए शेरों, विद्रोह करो, विद्रोह का झंडा बुलंद करो। जून 1928 में भगत सिंह कीर्ति मैगजीन में एक लेख लिखते हैं जिसका शीर्षक है कम्युनल राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन। भगत सिंह लिखते हैं, जब भी इस देश में दंगा होता है उसके पीछे दो प्रमुख ताकतें खड़ी होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स और अखबार। पॉलिटिकल लीडर्स का जिक्र करते हुए वह लिखते हैं कि भारत का नेता अब राजनैतिक रूप से दिवालिया हो चुका है। कई तो ऐसे हैं जो धार्मिक उन्माद में सीधे सीधे शामिल हैं। अखबार का जिक्र करते हुए भगत सिंह लिखते हैं, एक वक्त था जब पत्रकारिता को एक नोबेल प्रोफेशन यानी एक नेक काम के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अखबार में काम करने वाले लोग बोल्ड हेडलाइंस के जरिए जनभावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। अखबार एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ इतना उकसाता है कि वे लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। अखबार का काम है लोगों को शिक्षित
शिक्षित करना, संकीर्ण मानसिकता से मुक्त करना, कट्टरता को खत्म करना, समाज में भाईचारा को स्थापित करना और भारत में एक साझा राष्ट्रवाद का निर्माण करना। लेकिन आज के दौर में अखबार का काम है समाज में संकीर्णता स्थापित करना, कट्टरता को फैलाना, भारत की साझा विरासत को नष्ट करना और एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ाना। भगत सिंह इन बातों का जिक्र 1928 में करते हैं, लेकिन आज भी ये बातें उतनी ही प्रासंगिक है। मीडिया में काम करने वाले लोगों के अंदर अब रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। अपने आप को पत्रकार कहने वाले ये लोग हर दिन सियासतदां की बिछाई हुई मखमली कालीन पर रेंगते नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जो नोटबंदी को सही ठहराने के पागलपन में नोट में चिप होने का दावा कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो कोरोना में शांति स्थापित करने के बजाय हमें यह बता रहे थे कि तबलीगी जमात की वजह से भारत में कोरोना फैला। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना था और टीआरपी की दौड़ में उन्हें सबसे आगे निकलना था। ये वही लोग हैं जो दिन रात धर्म के नाम पर सैकड़ों भड़काऊ शो करते हैं, लेकिन शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और किसान के ऊपर एक भी शो नहीं। भारत का मीडिया निर्लज्जता की सारी हदें पार करते हुए कभी किसानों को खालिस्तानी कहता है, कभी देश के शिक्षाविद को चाइनीज एजेंट, कभी यूनिवर्सिटी में विरोध का स्वर बुलंद करने वाले छात्रों को आतंकवादी। इस देश की मीडिया की हालत इतनी खस्ता है कि तमाम संसाधनों के बावजूद बिना फैक्ट चेक किए हुए धर्मेंद्र जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को हफ्ते भर पहले ही मार चुका होता है। यकीनन मौजूदा दौर में भारत का मीडिया कट्टरता और संकीर्णता का पर्याय बन चुका है, जिसका जिक्र भगत सिंह अपनी लेख कम्युनल राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन में करते हैं। भगत सिंह इसी लेख में कहते हैं कि नेता धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल सही है यह कथन। अनुराग ठाकुर जैसे लोगों का यह कहना कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या राजीव गांधी का यह कहना कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती ही है, या फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात दंगा होना, यह सभी भगत सिंह की इस कथन को पुख्ता रूप से सही साबित करता है। कम्युनल राइट्स से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर भी भगत सिंह विस्तार से लिखते हैं। भगत सिंह के मुताबिक जब तक भारत की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, इस देश में दंगों का स्तर भी नहीं सुधरेगा। वह लिखते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी किसी को महज 4 आना देकर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ दुष्प्रचार करा सकता है। जब भूख और पीड़ा से लोग त्रस्त हों तो कोई भी सिद्धांत काम नहीं करता। भगत सिंह कहते हैं कि लोगों के भीतर क्लास कॉन्शियसनेस को जगाने की जरूरत है। गरीब मजदूर और किसान को ये साफ साफ बताने की जरूरत है कि उनका दुश्मन कैपिटलिस्ट क्लास है और उन्हें उनके खिलाफ गोलबंदी करने की जरूरत है। भगत सिंह के मुताबिक क्लास कॉन्शियसनेस एक प्रमुख टूल है जिसके तहत दंगों को कंट्रोल किया जा सकता है। भगत सिंह का मानना है कि यदि हम धर्म को राजनीति से अलग कर दें तो दंगों की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। उनके मुताबिक यदि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाए तो हर धर्म, हर तबके के व्यक्ति तमाम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के बावजूद पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। भगत सिंह के तमाम विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितना कि उनके वक्त में था। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।